नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी पीएचडी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे या अप्रैल में होने की संभावना है। और अगर आप स्टेट के अलावा सीईटी वाला जो एग्ज़ाम है इसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसकी आगे या जून में होने की संभावना है। तो सीईटी वाला एग्ज़ाम जो आपका जून में हो सकता है और मई में आपको इसके लिए फार्म ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपका स्टेट वाला जो एग्ज़ाम है वो भी इसी दौरान हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पर संभावना बनी हुई है कि अप्रैल में हो जाए, लेकिन लग रहा है ऐसा कि आपका एग्ज़ाम जाइए आगे जून में ही जाएगा। हो सकता है सीईटी वाला एग्ज़ाम और स्टेट का एग्ज़ाम दोनों एक साथ ही हो, क्योंकि इसको एचएससी को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि एक बार में ही जो स्कूल है वो रिजर्व करने पड़ते हैं, तो एक साथ में सारा काम हो जाएगा, सारी प्रक्रिया। तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है ये स्टेट वाला भी आगे जून में ही जाए, सीईटी के पास में ही। तो कभी आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, हमने तैयारी जो अपनी वैसे ही जारी रखनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो आपके हरियाणा जीके जो इसके जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, और उसके बाद में जो आपका अंदर जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में ये स्थित है? झज्जर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में या कुरुक्षेत्र में? अब यहाँ पर जो हमारे इसमें सेंसर ऑप्शन आएगा सी वाला। तो बसई आर्द्र भूमि जो है ये हरियाणा के गुड़गांव जिले में है। और ये बसई जो है, ये वाला जो बसई है, गांव का नाम है ये बसई। और बसई आर्द्र भूमि जो है लगभग ऐसा माना जाता है कि 250 एकड़ जो उसमें ये फैली हुई है। तो बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के गुड़गांव जिले में पाई जाती है। बसई गांव है ये और 250 एकड़ तक ये फैली हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की जो प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से किस अवधि के लिए कार्य करेंगी? 5, 7, 6 या 10 वर्ष के लिए? तो हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी बैठक की कौन सी तारीख की अवधि के लिए कार्य करेंगे? और यह है 5 वर्ष के लिए। जैसे ग्राम पंचायत है तो 5 साल के लिए चुनी जाती है। तो कोई से भी चुनाव हो, चाहे ये विधानसभा, लोकसभा, तो 5 साल के लिए है। तो 5 साल के यहाँ पर अवधि इसकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के 1947 में 2 छोटे झीलों को जोड़ने से बनती है? तो ये कर्ण झील है, बड़कल है, दमदमा या फिर हथनीकुंड झील है? तो 1947 में 2 छोटी झीलों को जोड़ने से बनी थी ये। और कौन सी है? तो ये भड़कल झील है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो इसमें दी गई है। भड़कल झील कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद जो है वहाँ पर है भड़कल झील, फरीदाबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक झीलों वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो भड़कल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और इसका जो निर्माण है ये वर्ष 1947 में हुआ था। और तो 2 झील जो इनको जोड़कर बनाई गई थी और सिंचाई के उद्देश्य से ये काम किया गया था। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो क्योंकि अन्य भी महत्वपूर्ण है, कर्ण झील, करनाल, दमदमा झील, हथनीकुंड झील। तो हथनीकुंड बैराज या हथनीकुंड झील जो है यमुनानगर में है। और दमदमा जो है गुड़गांव में है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से है। और अरावली की जो पहाड़ी है उनसे घिरी हुई एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। तो कर्ण झील करनाल में है, ये भी प्राकृतिक झील ही है। महाभारत के अनुसार कर्ण इस झील में क्या है, स्नान करते थे। और हथनीकुंड ये यमुनानगर में हो जाएगा, एक बैराज है ये जो यमुना नदी जहाज पर बनाए गए हैं सिंचाई और जल उत्पादन के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। और ये बड़कल झील जो है मानव निर्मित है, अगर पूछ लिया जाए तो मानव निर्मित झील है ये, और जो अरावली की जो पहाड़ी है उनसे घिरी हुई है। तो ये भी आप इसके साथ ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में जो विधानसभा क्षेत्र है ये बटा हुआ है 85, 93, 90 या फिर 80 में? अब इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो हरियाणा में विधानसभा की कितनी है? 90 सीटें हैं। और 17 सीटें जो है वो एससी जो है रिजर्व है, 17 सीटें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो कितने जिले हैं हरियाणा में?
फिलहाल तो 22 हैं, हो सकता है आपको जल्दी नए जिले भी जा देखने को मिल जाए। तो फिलहाल तो 22 ही हैं जो 6 मंडलों में बटे हुए हैं। नेक्स्ट है, जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? पुष्यभूति, गुप्त, तुगलक या फिर तोमरों का? तो जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया था तो उस समय हरियाणा पर कोई किस वंश का शासन था? और उस समय था तोमरों का, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। और तोमरों के ग्रंथ यश तिलक चंपू में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ग्रंथ जो इसका नाम भी आपने याद रखना है। तो यह यश तिलक चंपू, यश तिलक चंपू, यश तिलक चंपू। और तैमूरलंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया था 1398 में। तो गजनवी के आक्रमण के समय हरियाणा पर तोमर वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जो सुपर थर्मल जो परियोजना हरियाणा के कौन से जिले में है? ककरोई, खेदर, झज्जर या यमुनानगर? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो कहाँ पर है ये? झज्जर जो है झज्जर में है। नाम आप याद रखिएगा, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल परियोजना, तो ये झज्जर में है। झज्जर जिले का जो जांडली स्थान है वहाँ पर। और अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता जो है ये 1500 मेगावाट की है। और इसकी जो प्रथम इकाई है वो 4 मार्च और 2011 को शुरू हुई थी। दूसरी की बात करें तो ये 5 नवंबर 2011 को हुई थी। और तीसरी इकाई की बात करें तो ये थी 7 नवंबर 2012। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी। 3 इकाइयाँ यहाँ पर, 4 मार्च 2011 को पहले वाली, फिर दूसरे वाली 5 नवंबर 2011 में, तीसरे वाली 7 नवंबर 2012 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का सितारा स्मारक, यह समाधि है नारायण स्वामी, गोविंद सिंह, शिवाजी या ताराचंद जी महाराज की? तो सितारा स्मारक किसकी समाधि है? और ये समाधि है ताराचंद जी महाराज की, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। और कहाँ पर है ये? भिवानी जिले में। कहाँ पर है? भिवानी जिले में है। और यह 5वें राधा स्वामी गुरु की समाधि स्थान है। और परम संत ताराचंद जी महाराज जी, जो कि बड़े महाराज के रूप में जान जाते हैं, वह स्मारक हेक्सागोनल संरचना जमीन के 6 फीट की ऊंचाई पर स्टार आकार में बनाई गई है और 88 फीट लंबी है। इसकी जो स्थापना है ये 1 अक्टूबर को हुई थी। 1 अक्टूबर 1997 में। तो ये सितारा स्मारक जो है ये ताराचंद जी महाराज की समाधि है, भिवानी में है। नेक्स्ट आ जाता है, राणिया जो विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा के किस जिले में है? फतेहाबाद, हिसार, सिरसा या फिर जींद में? राणिया विधानसभा क्षेत्र, और ये आता है सिरसा के अंतर्गत। तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। और तो राणिया विधानसभा क्षेत्र सिरसा और जो रतिया विधानसभा क्षेत्र है फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आते हैं। और दोनों विधानसभा क्षेत्र सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो उसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से राज्यसभा के लिए जो सदस्य आते हैं 5, 4, 10 या 6, या कह सकते हैं कि राज्यसभा की जो सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 5 है, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। इसके बाद हरियाणा के राज्यपाल इनमें से एक नहीं थे, वो कौन से थे? धर्मवीर, महावीर प्रसाद, ओम प्रकाश चौटाला, जीडी तापसे? तो हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे इनमें से, कौन से वाले? और ये थे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं सबसे ज़्यादा और स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला, पानीपत में? तो ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? सबसे कम जो है ये फरीदाबाद में है और सबसे ज़्यादा यमुनानगर में है। सबसे ज़्यादा यमुनानगर में हो जाएगा और कम ये फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और कब हुआ था? 56, 26, 61 या 64 में? तो पानीपत जो अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। पहली
26 में हुई थी, दूसरी 56 में और तीसरी 1761 में हुई थी। और पानीपत का जो ये दूसरा जो युद्ध हुआ था 5 नवंबर को हुआ था। ये 5 नवंबर को 5 नवंबर 1556 में अकबर और जो हेमचंद्र थे इनके बीच में हुआ था। अकबर की इसमें जीत हो गई थी, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा नगर गुड़गांव की तहसील नहीं है? मानेसर, पटौदी, फर्रुखनगर या फिर कोसली। तो गुड़गांव जो है इनकी तहसील नहीं है। कौन सा? ऑप्शन डी वाला, कोसली। क्योंकि कोसली जो है ये रेवाड़ी जो तहसील है उसके अंतर्गत जा माना गया है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज का दूसरा स्तर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, क्वेश्चन नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचायती राज का जो दूसरा स्तर है वो माना गया है, तो ये पंचायत समिति होती है। क्योंकि सबसे पहला नंबर जो है इसमें जो ग्राम पंचायत जो है वो आ जाएगी, दूसरा जो है इसमें जो पंचायत समिति है ये वाली आ जाएगी, और तीसरा जो है इसमें जिला परिषद जो होती है, जिला परिषद, तो जिला परिषद, तो ये जो है तीसरे नंबर की है। तो पहले की ग्राम पंचायत, दूसरे में पंचायत समिति, और तीसरा नंबर जो जिला परिषद का है। तो इस प्रकार से हरियाणा में जो पंचायती राज जो है इसके 3 स्तर माने गए हैं। दूसरे नंबर का पंचायती समिति है। इसके बाद आ जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? अब इसमें ये टांगरी है, दोहन है, गग्गर है या फिर मारकंडा है। तो शिवालिक की पहाड़ियों में से नहीं निकलती है, वो कौन से वाली है? तो ये वाली जो ऑप्शन बी में दी गई है यहाँ पर दोहन, क्योंकि दोहन नदी जो है वो दक्षिण की है। नाम से आप याद रख सकते हैं, दा से दोहन, दा से दक्षिण, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा इसको। तो दक्षिण से निकलती है, ये दक्षिण वाली है दोहन। तो इस वाली की पहाड़ी क्योंकि ये पंचकुला के क्षेत्र की है और ये दक्षिण की है दोहन। तो इसका जो उद्गम है वो जयपुर की पहाड़ियों में जो नीम का थाना जो स्थान है ये वहाँ से होता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होगा? जयपुर में आता है नीम का थाना स्थान, वहाँ से होता है, और महेंद्रगढ़ जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है, और बसई आर्द्र भूमि में ये विलुप्त हो जाती है। तो हरियाणा में जो दोहन नदी जो इसकी लंबाई जो 50 किलोमीटर की मानी गई है। तो नाम इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, दा से दोहन, दा से दक्षिण, जयपुर में है, नीम का थाना जो स्थान है वहाँ से इसका उद्गम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में जो HVPNL जो है इसका मतलब क्या होता है? HVPNL, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर क्या लिया गया है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यही हो जाएगा ऑप्शन जो ए में दिया गया है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 19 अगस्त को हुई थी, 19 अगस्त को, और 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में हुई थी। और राज्य सरकार के द्वारा फिर 18 सितंबर, अगले महीने में 18 सितंबर और 1997 को व्यवसाय शुरू करने का जो प्रमाण पत्र वो दिया गया था। तो ये हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाता है, तो राव तुलाराम की, राजा सिंह बहादुर शाह या नूर मोहम्मद खान की स्मृति में। तो 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? तो यह है राव तुलाराम के कारण। तो 23 सितंबर और 1863 को राव तुलाराम शहीदी दिवस की स्मृति के रूप में जो शहीदी दिवस हरियाणा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर है? यमुना, दोहन, साहिबी या फिर सरस्वती पर। तो हाथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस नदी पर है? तो कहाँ पर है ये? यमुना नदी पर, जो ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। और यमुना से आप समझ गए होंगे, यमुना, यमुनानगर, तो यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर बनाया गया है, और इसमें जो पानी है वो 2002 में छोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए यूएसए, जापान, फ्रांस या फिर इजराइल के साथ, और ये स्थापित की गई थी इजराइल के साथ में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का जो प्रधान सचिव होना चाहिए, अध्यक्ष, आयुक्त, राष्ट्रपति या फिर कार्यपालक अधिकारी। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति के द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो प्रत्येक समिति का जो प्रधान सचिव जहाँ वो आयुक्त होना चाहिए। तो हरियाणा के जो प्रत्येक पंचायत समिति है इसके द्वारा कई प्रकार की समितियों की नियुक्ति की जाती है और प्रत्येक समिति का जो प्रधान सचिव वो जिला आयुक्त को बनाया जाता है। तो इस प्रकार की प्रत्येक समिति में अधिकतम जो है 10 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ के शासक थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल भी थे? तो ये राजा पृथु, राजा नाहर सिंह, यादविंदर सिंह या महाराजा कसे थे। तो हरियाणा में बल्लभगढ़ के शासक थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल भी थे। अब कौन थे? अब यहाँ पर देखें तो ये थे बल्लभगढ़ से, आप याद रखिएगा बल्लभगढ़ जो है यहाँ से थे राजा नाहर सिंह। और फिर ये जो अंग्रेज जो थे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था इनको, और दिल्ली में जो चांदनी चौक है वहाँ पर इनको फांसी दे दी गई थी। फांसी जो इनको 9 जनवरी को दी गई थी, 9 जनवरी और 1858 में। तो राजा नाहर सिंह का संबंध है बल्लभगढ़ से, वहाँ के शासक थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम ये लागू हुआ था 22 मई 1993 में, 22 मई 1994 या 22 अप्रैल 1993? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो ये माना गया है 22 अप्रैल में और 1994 में, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट का हमारा, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ था तब बंसीलाल सरकार के द्वारा दूसरी राजभाषा जो घोषित की गई थी, हिंदी, हरियाणवी, तमिल या फिर पंजाबी। तो जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ उस समय तो बंसीलाल के द्वारा यहाँ पर राज्य की दूसरी राजभाषा जो घोषित की गई थी, और कौन से वाली थी इनमें? तो ये तमिल थी। तो उस समय की बात करें तमिल थी, अब तो पंजाबी है, तो उस समय जो है ये तमिल थी। तो फिर ये तो 1966 की बात है। अब 2010 की बात करें तो 2010 में फिर जो दूसरी जो राजभाषा है वो पंजाबी को बना दिया गया था 2010 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में वर्तमान समय में जो तहसीलों की संख्या ये कितनी मानी गई है? 93, 75, 85, 58? तो वर्तमान में हरियाणा में यहाँ पर तो इसमें 93 दिया गया है। तो वर्तमान में जो है 94, अगर यहाँ पर आपको 94 देखने को मिले तो 94 आपने करना है। तो वर्तमान में हरियाणा की जो कुल 94 तहसीलें हैं, जिसमें उप जो तहसील है, उप तहसीलों की संख्या 49, खंडों की संख्या, खंड की अगर हम बात करें तो खंड जो है यहाँ पर 143, कस्बों की अगर हम बात करें तो कस्बे की बात करें तो ये 154 है। गांव की अगर हम बात करें तो गैर आबादी सहित जो है ये 68-41 है 2022-23 में जो ये आंकड़े जारी हुए थे उसके अनुसार। तो कुल तहसीलों की संख्या अपने अगर एग्जाम में 93 है तो 93, 94 है तो 94 करनी है। उप तहसील 49, खंड 143, कस्बे 154, गाँव 68-41 है 2022-23 की जो जनगणना उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से त्यौहार मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु के लिए गणगौर, तीज, बैसाखी या कोई सा भी नहीं?
तो आसानी से इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो श्रावण महीना, सावन की झड़ी का गाना भी आते हैं, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं। वर्षा ऋतु, वर्षा कब किस में होती है? सावन के महीने में होती है। तो सावन में कौन सा है? तीज का त्यौहार आता है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक बार आया हुआ था ये कि कौन से महीने में होता है। तो श्रावण में महीना जो है, सावन का महीना, सावन की जड़ी आप याद रख सकते हैं, तो उसमें आता है। और भाई जो है अपनी विवाहित बहन के घर कोथली के रूप में उपहार लेकर जाता है, और मधुक्षवा तीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो श्रावण महीने में आता है, ये आप याद रखिएगा, और वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जनगणना, जो 2011 वाली थी, और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? 2011 की जनगणना और 2020 की जो परिकल्पना थी उसके अनुसार। तो यहाँ पर देखें तो इसमें फरीदाबाद, पानीपत, और यहाँ पर हम जामबाला कर लेते हैं, और यहाँ पर जहाँ हम गुड़गांव कर लेते हैं, गुरुग्राम। तो यहाँ पर कौन सी है शहर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा? तो ये फरीदाबाद की है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार फरीदाबाद की जो जनसंख्या जो है ये कितनी मानी गई है? तो ये हो जाएगी 180 97 33, 180 97 33। तो ये हरियाणा में सबसे अधिक है। और जनगणना जहाँ 2442 माना गया है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो जैसे सेंटर जो है केंद्र में राष्ट्रपति सभी की नियुक्तियां करता है, शपथ वगैरह दिलाता है, तो सेम काम जो है वही राज्य में राज्यपाल को होता है। तो जैसे हरियाणा राज्य है तो यहाँ पर ये सेम काम राज्यपाल का होगा। तो ये राज्यपाल करेगा इनकी नियुक्ति। और आलोक वर्मा है जून 2024 के अनुसार, आलोक वर्मा HPSC जो हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में घोषित किया था कि वह किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा? अम्बाला, पानीपत, धारी या गुड़गांव को? 2015 में घोषित करेगा कि स्मार्ट सिटी, आप स्मार्ट सिटी के नाम से जान जाते हैं, तो किसे जाना जाता है? गुड़गांव को जाना जाता है। और यहाँ तो ऑप्शन में करनाल नहीं है, वैसे तो करनाल भी है, करनाल को भी कहा जाता है स्मार्ट सिटी। तो ये स्मार्ट सिटी आप यहाँ पर जो गुड़गांव जैसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीनी यात्री जो थे हेनसांग, तो इन्होंने थानेसर की यात्रा देश के शासनकाल के दौरान की थी? अकबर, विष्णुवर्धन, हर्षवर्धन या औरंगजेब के समय में? तो चीनी यात्री थे हेनसांग, इन्होंने यात्रा की थी थानेसर की। तो थानेसर से आप समझ सकते हैं थानेसर के समय राजा थे हर्षवर्धन। तो इनके समय में चीनी यात्री थे हेनसांग आए थे, और ये इसकी जो पुस्तक है CUC, तो इसमें इन्होंने भारत यात्रा के बारे में जो बताया भी है। तो और ये हर्षवर्धन जैन के दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट, और इन्होंने इनके जीवन चरित्र के ऊपर जो है हर्षचरित जो काव्य है वो लिखा था। इसके बाद में फिर हमारे इंग्लिश ग्रामर जैसे के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, और जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होते हैं जैसे, तो आपने यहाँ पर बताना है। डिस्पाइट सेंट सुपरफिशियल मोव्स टुवर्ड्स पॉलिटिकल रिकॉग्निशन, लीबिया रिमेन्स इन द ग्रिप ऑफ ए ब्लूडस्टेन क्रॉप्ड मिलिट्री एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद ए कॉमन पर्पस। मतलब राजनीतिक सुलह की दिशा में जो हालिया सही कदम के बावजूद लीबिया एक रक्त रंजित भ्रष्ट सैन्य साझा उद्देश्य वाले लोगों के विशेष दायरे की पकड़ में है। तो यहाँ पर जो है ये अंडरलाइन जो है इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? अप्रत्यक्ष और
और ये पाइप क्या देते हैं उसको चिड़ने को। ये क्ली हो गया गुड, और ये एंटीक्यू मतलब प्राचीन। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो है हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये क्या देते हैं गुट या फिर जो समूह होते हैं उसे। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जैसे एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो अंतरिक्ष में दूर की वस्तु देखने के लिए एक उपकरण। तो उसे माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ, टेलीस्कोप या बाइनोकुलर्स, उसे क्या कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी हो गया, ये स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया, और ये टेलीस्कोप दूरबीन हो गया, और ये बाइनोकुलर्स तो ये भी दूरबीन को ही कह देते हैं वैसे तो टेलीस्कोप का मतलब जो दूरदर्शी जो उससे लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी आंसर जो ऑप्शन सी को यहाँ पर लिया गया है, मतलब जिससे आप दूर की वस्तु देख सकते हैं अंतरिक्ष वगैरह की, तो टेलीस्कोप जो उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेन्स ए वर्ड विद ए स्पेलिंग एरर, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द आइडेंटिफाई वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आई वॉज अपस्टेयर्स व्हेन समबॉडी रंग द डोरबेल। तो इसका बताना है यहाँ पर क्या आएगा इसमें, और सही उत्तर को अगर हम देखें तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर डी वाला। तो क्या बनेगा अप स्टेयर्स। तो यही जो इसमें सही स्पेलिंग है, UPSTAIRS। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका क्या है यहाँ पर जो समानार्थक शब्द है, तो वो बताना है समानार्थक शब्द। अब इसका समानार्थक क्या बनेगा। तो एडवर्सिटी किसको कहा जाता है, तो विपत्ति जो होती है उसको क्या देते हैं विपरीत परिस्थिति या कह सकते हैं। सक्सेस मतलब सफलता को कहा जाता है, और ये मिसफॉर्ट्यून या ये जो दुर्भाग्य जो होता है बैड लक उसको कह देते हैं। और प्लेजर जो है ये जो आनंद जो होता है खुशी उसको कह देते हैं। और एडवांटेज जो है लाभ जो होता है उसको कह देते हैं। तो ये जो एडवर्सिटी जो है यहाँ पर इसका समानार्थक शब्द यहाँ पर कौन सा बनेगा इसमें। तो समानार्थक की बात करें तो एडवर्सिटी मतलब जो है यहाँ पर विपत्ति से लिया गया है, तो विपत्ति का कौन सा बनेगा यही बनेगा मिसफॉर्ट्यून। ये भी जो दुर्भाग्य जो है वो इसको कह देते हैं, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इसका सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। तो यहाँ पर इसके जो विपरीतार्थक विलोम उल्टा जो बताना है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है ये कह देते हैं मना करने का। अब यहाँ पर प्रोहिबिट जो है उसको कह देते हैं मनाही करना, और अलो मतलब अनुमति देना, काल ये बुलाने को कह देते हैं, और फोर्स एक त्यागना जो होता है उसको कहा जाता है। तो इसका जो विपरीतार्थक उल्टा बताना था फॉरवर्ड का मना करना, मतलब इसका जब हम विपरीत बनेंगे तो सहमति होना, सहमत होना कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से देखें तो ये बन जाएगा इसका बी आलो, मतलब अनुमति देना, अनुमति न देना, विपरीतार्थक विलोम उल्टे में। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर्स आर द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंग सेंटेंस। तो मीनिंगफुल जो सेंटेंस है उसकी तरीके से यहाँ पर बनाना है, इनकी लाइनें आगे पीछे हैं, और इनको जो है सही क्रम के अनुसार हमने रखना है। सही क्रम जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला इसमें बनेगा, तो DCBAKE। तो सबसे पहले डी वाली आ जाएगी डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम व्हाइल द एम्प्लॉइज वर लेट। तो बॉस जो था वो तो टाइम पर आ गया, लेकिन जो एम्प्लॉय जो थे वह लेट आए। तो इस प्रकार से जो इसकी लाइन यहाँ पर इसमें बनेगी।
इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। चार्ली डार्विन, renowned for his book on evolution on the origin of species, with laid down a treasure of substantiation that evolution authors and projected a mechanism that is natural selection for now it does so। चार्ल्स डार्विन अपनी विकास पर आधारित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसने साक्ष्य का खजाना रखा कि विकास होता है और एक तंत्र यानी प्राकृतिक चयन को प्रस्तावित किया कि यह कैसे होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताना है, ये जो अंडरलाइन है, ले डाउन ए ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी आंसर कौन सा रहेगा इसमें, तो ऑप्शन डी जो इसको लिया गया है यहाँ पर, लेड आउट ए ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशन, साक्ष्य का खजाना रखना। तो वाक्यांश का मतलब है पुस्तक ने विकास के समर्थन में बड़ी मात्रा में साक्ष्य प्रदान किया। तो ये इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, parts of the following sentence have been given as option, select the option that contains an error। It is he who worked for the company for more than a decade। तो इसमें एरर वाला क्वेश्चन है, गलती वगैरह बतानी है इसमें कौन से में है यहाँ पर। और तो यह वह है जो एक दशक से अधिक समय से कंपनी के लिए काम करता है। तो कौन से में है यहाँ पर, अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो पी वाली है, हु वर्क, तो इसमें है, क्योंकि सेंटेंस जो है यहाँ पर हु वर्क के स्थान पर हु हैज़ बीन वर्किंग का प्रयोग होगा। हु हैज़ बीन और वर्किंग, क्योंकि टाइम पीरियड जो है उसको इंगित करने के लिए फोर सिंस के साथ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये हु हैज़ बीन वर्किंग, इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो इसका एक्टिव पैसिव वाले हैं, द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। तो हमारे स्कूल के शिक्षकों ने पहले ही यह प्रशिक्षण ले लिया है। तो इसका जब हम बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन, इसमें अगर हम देखें तो ए वाला यहाँ पर बनेगा। तो दिस ट्रेनिंग यहाँ से शुरू हो जाएगा, दिस ट्रेनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। तो यह प्रशिक्षण पहले ही हमारे स्कूल के शिक्षकों द्वारा लिया जा चुका है। दिस ट्रेनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। तो ये वाली जो यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन। तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है, ही वाज वेरी कल्ड इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। तो बहुत क्या है, क्रूर है, छात्रों के साथ व्यवहार करने में वह बहुत क्रूर था। अब ये स्किट्स जो उसको कह देते हैं जो चंचल होता है, काइंड मतलब दयालु हो गया, मेलवानंट उसको कह देते हैं दुर्भावनापूर्ण को, और किंगली ये जो शाही होता है उसको कह देते हैं राजसी, कह देते हैं शाही राजसी। अब ये जो कर्ल जो है इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना था, ये क्रूर है। अब क्रूर का कौन सा बनेगा, दयालु, यही बनेगा। तो कौन सा वाला हो जाएगा फिर यहाँ पर, ये वाला हो जाएगा, काइंड मतलब दयालु। तो ये इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा बनेगा। इसके बाद है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। ये लाइनें यहाँ पर आगे पीछे, इनको सही क्रम जो उसके अनुसार हमने लगाना है। तो सही क्रम के अनुसार जब हम इसे लगाएंगे तो यहाँ पर बी वाला बनेगा।
तो सबसे पहले ए वाली आ जाएगी, ही हैड टू टेक दी बस टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव एंड हिज फ्रेंड्स हु यूज्ड टू गिव हिम ए लिफ्ट वाज ऑन वेकेशन। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसकी लाइनों का जो क्रम है ये बनेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन ए पैसिव वॉइस। रवि विल प्ले द मैच, रवि मैच खेलेगा। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो कौन सा बनेगा इसका, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसका डी वाला हो जाएगा। तो द मैच से शुरू हो जाएगा, द मैच विल है, इसके साथ बी का प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, द मैच विल बी प्लेड बाय रवि। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसका पैसिव में बनेगा, तो मैच रवि द्वारा खेला जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आवर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनिल क्रिमिनल्स। तो हमारी कानूनी प्रणाली को किशोर अपराधियों के लिए उचित कानूनी नियम बनाने चाहिए। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है इसका बताना है। तो ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, तो ये जो है इसका यहाँ पर अर्थ बताना है इसमें। तो इसका अगर हम देखें तो ऑप्शन डी से लिया गया है, ये कहा गया है यंग को। सेनिलियन जो ये बुढ़ापे को कह देते हैं, डोगेज ये बुढ़ापा ही होता है, ओल्ड मतलब पुराना, यंग मतलब युवा। तो किशोर शब्द का जो अर्थ है क्या होता है, युवा। तो किशोर का जो मतलब है वो युवा से होता है, यंग से। तो यंग बनेगा इसका, क्योंकि इसके जैसे बताना था। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट विच विद मोस्ट एप्रोप्रिएट एडियम। द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। तो मुहावरे लोकोक्ति होती हैं जैसे, तो डॉक्टरों ने उसकी माँ को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे असफल रहे। तो ट्राइड वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फेस द म्यूजिक, और ये परिणाम भुगतना पड़ा उसको क्या देते हैं, विरुद्ध लाइन मतलब सीमा खींचना उसको क्या देते हैं, मूव हेवन एंड अर्थ आकाश पाताल एक करना उसको क्या देते हैं, रन लाइक क्लॉक वर्क घड़ी की तरह चलना उसको क्या देते हैं। तो ट्राइड वेरी हार्ड बहुत कठिन परिश्रम करना, तो इसका अर्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयास करना मतलब आकाश पाताल एक कर देना। तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। तो डॉक्टर ने उसको बचाने की कोशिश की, आकाश पाताल एक कर दिया उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडिया। तो यहाँ पर भी सेम वही है मुहावरे लोकोक्तियाँ। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, तो इसका हिट द नेल ऑन द हेड मतलब माथे पर कील ठोकना का मतलब यहाँ पर। तो इसका अर्थ यहाँ अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बी से लिया गया है, दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग। उन्होंने सटीक रूप से कुछ पहचाना या फिर समझाया, मतलब क्या देते हैं कि निशाने पर तीर लगाना। तो हिट द नेल ऑन द हेड सटीक रूप से कुछ पहचानना या फिर समझाया है। नेक्स्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकली एरर। तो एक में गलती है यहाँ पर, द विंडोज वायलेंट बैंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। तो कल तूफान के दौरान जो खिड़कियाँ दी वो हिंसक रूप से टकराई थी। अब कौन से में है, यहाँ पर एक में गलती है। गलतियों की बात करें तो ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा, वायलेंट बैंग मतलब हिंसक रूप से टकराना। तो ये जो है वायलेंट बैंग इसी में है यहाँ पर, क्योंकि ये जो वायलेंट जो यहाँ पर आया है तो इसके जगह पर यहाँ पर वायलेंटली जो उसका प्रयोग होना चाहिए था, VIOLENTL और वाई, वायलेंटली जा होना चाहिए था।
वोलेंटली लैंग्वेज जो है उसका प्रयोग यहाँ पर होगा, हिंसक रूप से, जोर जोर से लगती है जैसे तूफान के आने पर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस and select the correct spelling from the given option. His acquaintance with the author lead to many fruitful collaborations. तो लेखक के साथ उनकी जान पहचान से कई फलदायी जो सहयोग हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक्विटेंस और ये कहा जाता है इक्विटेंस, और ये भी सेम वही है इक्विटेंस, और इसको भी इक्विटेंस ही कह देते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है यहाँ पर बतानी है। अब इसके सही को अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसमें जो बी वाली है ये वाली सही है, ACQUAINTANCE। तो ACQUI यहाँ पर यू के बाद आई है, यू के बाद ए, UAINTANCE। तो यही है, ये वाली गलत है यहाँ पर, इसकी जगह पर ये। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो समानार्थक जो है यहाँ पर वो इसका बताना है। तो ये जो फैटिग्यू जो यहाँ पर दिया गया है ये कह देते हैं उसको थकान को। तो थकान का बताना है इसी के जैसा शब्द यहाँ पर। तो ये मिशन किसको कह देते हैं? मिशन मतलब उद्देश्य को। टायर्डनेस, ये टायर्ड उसको कह देते हैं जो थका होता है, थकावट। विगोर जो है ये कहा जाता है शक्ति को, और ओबिस जो है ये कह देते हैं जो मोटापा जो होता है मोटा उसको। तो ये जो फैटी से आप समझ सकते हैं। तो फैटिग मतलब थकान का कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो यही बन जाएगा टायर्डनेस, थकावट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो शी वाज आउटस्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस। वह अपने नृत्य प्रदर्शन से पहले तनावग्रस्त थी। क्या थी? ओवरस्ट्रंग मतलब तनावग्रस्त थी अपने नृत्य प्रदर्शन से पहले। तो ये चेयरफुल जो होता है वो हंसमुख जो होता है उसको कह देते हैं। काम मतलब ये शांत, और ये प्लेसिड ये भी शांत को ही कह देते हैं। ये नर्वस घबराना जो होता है उसको कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो, नृत्य प्रदर्शन से पहले तनावग्रस्त थी। तो इसके जैसा यहाँ पर इसमें कौन सा बनेगा? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो नर्वस मतलब ये भी उसी को कह देते हैं, परेशानी को, और ये भी सेम वही है। तो ये वाला फिर जो इसका हो जाएगा नर्वस, क्योंकि ये ओवरस्ट्रंग ये भी उसको कह देते हैं जो कोई तनाव में होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये भी वही है वाक्यांश के लिए एक शब्द, अक्वार्ड इन मोमेंट और मैनर। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? और इसका अगर हम यहाँ पर आंसर देखें तो ऑप्शन जो सी वाला इसका बनेगा। क्लोस्मी जो इसको कह देते हैं, ये कह देते हैं जो बेढंगा होता है, बेढंगा या नाड़ी कह देते हैं उसको। तो अक्वार्ड इन मोमेंट और मैनर। क्योंकि क्लोनविंस जो है उसको कह देते हैं जो विदूषक होता है, हंसाने हंसाने वाला। ये अलर्ट मतलब सतर्क करना, और इम्बैलेंस्ड मतलब जो असंतुलित होता है उसको कह देते हैं। तो ये ग्लोसमी जो नाड़ी होता है उसको कह देते हैं। तो एक्वार्ड मूवमेंट और मैनर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, और इसके बाद फिर हमारे जो है यहाँ पर ये रीजनिंग जो है इसके क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपने इसका बताना है जैसे हमने ये गोल का इस प्रकार से लिखा है तो ये कैसे यहाँ पर बना है, इसके बारे में हमने यहाँ पर इसमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जैसे
जी एच, एम एन ओ पी, ए बी, जे के एल, इस प्रकार से है। सिर्फ एक लास्ट वाला इस साइड से है, बाकी सारे यहाँ से लेफ्ट से राइट की साइड में है। तो इसका इसी प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा एम एन ओ पी क्यू। अब इसमें देख सकते हैं क्यू का एक ये है एक ये है, दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं एम एन ओ पी। अब पी इसमें भी है इसमें भी है, एस टी। अब यहाँ पर यहाँ टी है यहाँ एस है, मतलब ये जो है हमारा गलत हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा फिर सही, क्योंकि इसमें एक ये लास्ट वाला राइट से लेफ्ट की तरफ था। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर बी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर समरूपता पूर्ण कीजिए। जैसे 9 8 है ऐसे ही 16 जो है इसका बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैसे बना है। अगर हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर करें, 3 तिया 9, और यहाँ पर अगर हम करें 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे ही यहाँ पर 16 का करें तो 16 का कैसे होगा, 4 चौके 16। और ऐसे फिर यहाँ पर हमने 3 का पावर 3 वाला देखना होगा। अब पावर 3 वाला कौन सा है, इसमें ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो ये वाला 3 3 9 3 स्थाई, ये वाला है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शब्द चुनिए जो समूह के बाकी शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो वह शब्द चुनिए जो समूह के बाकी शब्दों से सबसे कम मिलेगा। इसमें झील, नदी, हवा, धारा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो हवा है ये अलग है, झील, नदी और धारा ये सारे पानी से संबंधित है, हवा यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट है वह संख्या ज्ञात करें जो दूसरों से अलग है। अब दूसरों से अलग देखें अगर हम इसमें, तो इसमें अगर हम देखते हैं जैसे 734 से लगा, तो ये 7 जो है 3 और 4 इनका प्लस है 7। यहाँ भी देख लेते हैं 8 और 1 का प्लस है 9। यहाँ भी देख लेते हैं 5 और 3 का है 8। तो 5 और 1 का 6 होना चाहिए था, तो यही फिर यहाँ पर हमारा अलग है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो श्रृंखला है यहाँ पर 1 6 11 16 101 में ये किस तरीके से यहाँ पर चले हुए हैं। यहाँ पर क्या कुल संख्या, पदों की संख्या बतानी है हमने। तो कुल संख्या के लिए क्या होता है, जब हम कुल संख्या निकालते हैं, कुल संख्या, तो इसके लिए हम अंतिम संख्या और माइनस में प्रथम संख्या और बटे में कर देते हैं अंतर और प्लस 1। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट वाला कौन सा है, 101, और इसमें से पहला 1 बटे में इनका अंतर कितना है 5, 1 2 3 4 5, और प्लस में कर देंगे 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 100 बटे में 5 प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा 20 और 1 21। तो ये वाला, तो यहाँ पर ये सूत्र है इसका, कुल संख्या वाला अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में जो अंतर है यहाँ पर, और प्लस में 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से जो लुप्त संख्या है वो आपने बतानी है। अब C D X W G H और T S, इससे आगे यहाँ पर क्या इसमें बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं C जो है, C से अगर हम G देखें ये वाला, तो इसमें 4 का अंतर आ जाता है, C D E F G। इसी प्रकार से यहाँ पर D से H ये वाला, इसमें भी 4 का ही है। X से अगर हम T देखें तो यहाँ पर T से ये -4 का है, मतलब ये राइट से लेफ्ट की तरफ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर W से S ये वाला,
तो यहाँ पर भी ये राइट से लेफ्ट की तरफ है, -4 का अंतर। तो इसी प्रकार से जब हम नेक्स्ट को देखते हैं h वाला, तो यहाँ पर भी 4 का अंतर क्या आ जाएगा, k। अब k सिर्फ इसी में है, तो नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। और इसी प्रकार से जैसे ये g है, g से चौथे में k है, ऐसे ही h का है। h का जो यहाँ पर l बनेगा ये, तो इसमें भी 4 का ही अंतर है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये वाला इसका बनेगा। तो लुप्त पद जाए यहाँ पर ये KL है। नेक्स्ट आ जाता है, एक चित्र है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, यह मेरी बहन के भाई के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। तो इनका संबंध बताना कैसा है। एक चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा कि यह मेरी बहन के भाई, मेरी बहन के भाई के पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब ये माता पिता चचेरा भाई ये कौन है। तो अंजलि, व्यक्ति अंजलि से अगर संबंध देखें तो उसका क्या भाई बनेगा ये, तो मतलब इसमें है नहीं, क्योंकि मेरी बहन के भाई के पिता मतलब उसके पिता ही के इकलौते पुत्र मतलब उसका भाई। तो भाई जो है यहाँ पर इसका बनेगा, इसका क्या है, भाई की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि इकलौते का मतलब उसका अपना जो रियल का भाई है उससे अर्थ यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि माता P की बहन M की पुत्री है, S P की पुत्री और T की बहन है, M T से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि माता P की बहन और M की पुत्री है, तो S P की पुत्री और T की बहन है, तो M T से संबंधित है। तो M की बेटी P और S, M T है, P की पुत्री है, इसलिए M का संबंध T से दादा का बनेगा, या दादी भी हो सकता है, नाना या नानी का है, तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है, रीना सुनीता से तिगुनी बड़ी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। रीना की आयु अब कितनी है। रीना सुनीता से 2 गुना बड़ी है। मान लें यहाँ पर हम इसको जो है मान लेते हैं, माना जो सुनीता है, सुनीता की उम्र हो गई x वर्ष, और जो रीना है, रीना की उम्र कितनी है, 2 गुनी मतलब 2x। रीना सुनीता से 2 गुना बड़ी है। अब 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा यहाँ पर 3x - 3 और बराबर में 2x - 3। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x - 9 और ये हो जाएगा 2x - 3। और जब हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 1, ये हो जाएगा x बराबर और 6, ये हो जाएगा। अब जो रीना है, रीना की उम्र कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2x और 2x बराबर 2 गुणा में 6, मतलब 6 दूनी 12। तो 12 वर्ष जो है यहाँ पर ये निकल के आएंगे। नेक्स्ट है, एक समूह में 36 गाय है, 20 सफेद है और 28 भूरी है। तो कितनी जो गाय है जो दोनों रंग में है, टोटल 36 है, 20 सफेद है और 28 भूरी है। कितनी गाय दोनों रंगों की है,
तो इसमें अगर हम देखें तो इस प्रकार से है, सफेद और भूरी। तो इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। तो मतलब जैसे सफ़ेद और 28 ये भूरे कलर वाले इनको हम जोड़ लेंगे तो 20 और प्लस में 28, तो ये हो जाएगी 48 और टोटल थी 36। इसमें से हम 36 कम कर लेंगे तो ये 8 बचेंगे, 2 1 12, तो 12 जो है यहाँ पर इसमें निकल के आ जाएगी। तो दोनों रंगों की गाय की संख्या जो है 12 हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है नीचे दिए गए कागज घन के रूप में मोड़ा गया है, क्यों के विपरीत कौन सा आ सकता है। तो क्यों के जो विपरीत है यहाँ पर बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो P है, P के विपरीत कौन सा आ सकता है, M आ सकता है, O के L आ सकता है। अब क्यों बच गया तो क्यों के क्या आएगा, N आएगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसे तो आएगा ही, P के विपरीत M, O L और एक जो बच गया ये क्यों का N हो जाएगा। तो फिर यही जो हमारा सी आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। तो सी आंसर जो है ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है सर्वथा जो अलग है वो हमने बताना है। तो कोशिका विज्ञान है, जीवाश्म विज्ञान, ऋतुजैविक और कीट विज्ञान। तो सर्वथा भिन्न जो यहाँ पर बताना है। अब भिन्न अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, ऋतुजैविकी जो है ये अलग है, क्योंकि और सारे कोशिका विज्ञान, जीवाश्म, कीट, ये सारे जो हैं जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, ये वाली, बस ये वाली अलग है। इसके बाद है कौन सा घन बिना मोड़े हुए घन पर आधारित नहीं है। तो कौन सा घन बिना मोड़े हुए घन पर आधारित नहीं है। अब नहीं है तो वो इसमें कौन से वाला हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि उसमें हमने जा देखा था, तो कौन से वाली आकृति होगी, तो ये वाली आ जाएगी इसमें। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वाला इसका बनेगा, ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर एक वस्तु है उसका मूल्य 15% बढ़े और नए मूल्य को 15% और बढ़ा दे तो वह मूल मूल्य के बराबर होगा। तो कितने के बराबर होगा यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसका ये निकल के आएगा ऑप्शन ए वाला, तो ये हो जाएगा 32.25%। नेक्स्ट है यहाँ पर टुकड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इन टुकड़ों से एक आकृति जहाँ यहाँ पर बन सकती है। अब कौन से वाली है, तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये त्रिभुज यहाँ पर है, ये वाली यहाँ पर आ सकती है, ये वाली यहाँ पर आ सकती है और ये वाली यहाँ पर, तो यही वाली बन जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर ये दो एक समान है, एक समान तो इसमें है नहीं, तो यही बनेगी क्योंकि इसमें यहाँ पर भी दो बन रही है, दो है नहीं। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में त्रिभुज की जो संख्या है वो आपने बतानी है यहाँ पर। तो कितनी त्रिभुज है यहाँ पर, और इसमें आप देख सकते हैं ये वाली जो होती है ये 3 हो जाती है, ये वाली 1 और 1 2 1 ये टोटल 3। तो ये जो है इस प्रकार की जो त्रिभुज है 3 होती है। तो यहाँ पर देखें तो कितनी हो सकती है इसमें, तो इनकी जो संख्या है ये 14 होंगी, क्योंकि ये वाली भी त्रिभुज है, ये भी है और एक ये वाली है सारी, इसी प्रकार से ये वाली है, तो 14 जो है यहाँ पर ये बनेगी। नेक्स्ट आ जाता है पिछले दिनों ग्राहक कम
वसा वाली आइसक्रीम का कम ऑर्डर देते थे, पर आजकल बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता ने कम वसा वाली आइसक्रीम को आइसक्रीम स्टोर के मालिक के लिए एक लाभदायक वस्तु बना दिया है। यह अनुच्छेद किसको सर्वाधिक बल देता है? कम वसा वाली आइसक्रीम अन्य कम वसा वाले भोजन की अपेक्षा दिखाई देता है। आइसक्रीम स्टोर के मालिकों के लिए केवल कम वसा वाली आइसक्रीम रखना बेहतर है। कम वसा वाली आइसक्रीम अन्य आइसक्रीमों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। आइसक्रीम स्टोर के मालिक को अब ऐसा नहीं लगता कि कम वसा वाली आइसक्रीम अलोकप्रिय वस्तु है। तो कौन सा वाला इसमें फिट आ सकता है? अब इसमें जो ऑप्शन सी वाला सही रहेगा, कम वसा वाली आइसक्रीम अन्य आइसक्रीम की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट दिया गया, इसको जब हम शीशे के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने, तो ये हमें कैसे दिखाई देगा। तो जब हम इसे रखेंगे तो एक तो जो ये सबसे पहले होगा, जैसे यहाँ पर ये शीशा है, इसके सामने रखेंगे तो ये जो इसके पास वाला अक्षर है ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये और ये तो पहले ही गलत हो गए। अब ए और डी वाला देख लेते हैं। तो ई देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसके विपरीत दोनों में ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें भी ई है, यहाँ पर भी ई है, क्योंकि ई तो एक ही थी इसमें, तो रहेगा तो वैसे ही अक्षर पलटेंगे। तो इस आधार पर देखें तो इसका यही वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आरेख लाभ, लाभांश और बोनस में सबसे अधिक बेहतर संबंध को दिखाता है? अब कौन सा दिखा रहा है यहाँ पर? अब लाभ जो होता है, लाभ के अंदर ही, जैसे ये लाभ है तो लाभ के अंदर ही लाभांश और बोनस ये होता है। लाभ के अंदर ही आ जाते हैं दोनों, लाभांश और बोनस, तो ये वाला ही सही इसमें बनेगा। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर APRX S और Z एक पंक्ति में बैठे हैं। S और Z केंद्र में है, A और P सिरों पर है, R A के ठीक बाएं है, P के ठीक दाएं कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बोला गया है A और P सिरों पर है। अब A और P ये सिरों पर हैं, S और Z केंद्र में है। अब S और Z केंद्र में है, R A के ठीक बाएं हैं। R जो है R A के बाएं, क्योंकि ये दाईं साइड ये बाईं साइड, तो इसका राइट हैंड ये बनेगा, लेफ्ट ये बनेगा। तो A के बाएं ये है, R के दाएं ये है, तो R A के ठीक बाएं है, P के ठीक दाएं बता रहा है। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब A और P सिरों पर हो गए, R A के ठीक बाएं हो गया, S और Z केंद्र में है। अब S और Z, S और Z केंद्र में है, और एक फिर यहाँ पर बच गया X वाला। अब यहाँ पर बताना है P के ठीक दाएं कौन है? P के दाएं यही है दाईं साइड, तो यही हो जाएगा B वाला। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास वाले महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।